नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, मैं हरिशंकर आप लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, वो है आपके आरबीसी। आप लोगों के लिए पहले ब्लड पढ़ाया था, पुरानी वीडियो में आप लोग देखोगे, पहले वाली वीडियो में तो कि ब्लड पढ़ाया था और उस ब्लड में आप लोगों के लिए बताया कि रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। पहली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरबीसी। पहली जो रुधिर कणिका है, उस रुधिर कणिका के बारे में हम लोग देखना जा रहे हैं कि जो रुधिर कणिका है वो रुधिर कणिका कौन सी है, आपके आरबीसी। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, आरबीसी के बारे में। इसको रेड ब्लड सेल नहीं कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, लाल रुधिर कणिका। इसको मित्रों क्या कहा जाता है, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है मित्रों, लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इनको रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है मित्रों आरबीसी को। कणिका और कोशिका में क्या अंतर है मित्रों, तो कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमताएं पाई जाती हैं, जबकि कणिकाएं भी होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमताएं नहीं होती हैं, और आरबीसी में विभाजन की क्षमता नहीं होती है मित्रों। इसलिए इसको कोशिका नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कणिका कहा जाता है मित्रों। देखो, हम लोग छोटी लेवल से या छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि जो आरबीसी है, इसको लाल रुधिर कणिका या इसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के नाम से भी इसी को जाना जाता है आरबीसी को। आरबीसी का यदि हम लोग देखें कि भ्रूणीय अवस्था में, यदि आरबीसी का भ्रूणीय अवस्था में निर्माण आप लोग देखोगे तो आरबीसी का भ्रूणीय अवस्था में निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो भ्रूणीय अवस्था में निर्माण है, वो आरबीसी का भ्रूणीय अवस्था में निर्माण कहाँ होगा मित्रों, तो इसका निर्माण यदि हम लोग देखेंगे को निर्माण कहाँ होता है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का, तो आरबीसी का भ्रूणीय अवस्था में निर्माण होता है मित्रों यकृत और पीलिया में। कहाँ होगा मित्रों, यकृत और पीलिया में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और पीलिया में होता है। यकृत और पीलिया में भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का क्या होगा, आपके निर्माण होगा, यकृत और पीलिया में भ्रूणीय अवस्था में। और यदि आपसे पूछा जाए कि वयस्क अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ होता है, तो वयस्क अवस्था में मित्रों आरबीसी का निर्माण होता है। तो वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो कहते हैं जिसको, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। तो आपके वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, जिसको आप लोग बोन मैरो कह रहे हो, और भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पर होगा, यकृत व पीलिया में होगा, यकृत व पीलिया या स्प्लेन कहते हैं आप, उसमें भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होगा। यदि हम लोग संख्या पर बात करें तो आरबीसी लगभग कितनी पाई जाती हैं, तो आरबीसी पाई जाती हैं लगभग 45 लाख से 55 लाख के करीब, 45 लाख से और 55 लाख के करीब क्या पाई जाती हैं, आपके आरबीसी पाई जाती हैं। तो आरबीसी की संख्या कितनी होगी, तो लगभग 45 लाख से 55 लाख होगी, जिसमें कई बार मेल और फीमेल में हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं कि लगभग मानते हैं कि 45 लाख के करीब फीमेल में होती हैं, लगभग 55 लाख के करीब मेल में पाई जाती हैं। इस तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं कई बार। और यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, जहाँ पर आरबीसी का विघटन होता है, वो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो पीलिया को कहा जाता है। और यकृत में भी आरबीसी का विघटन होता है, तो यकृत को भी आरबीसी का क्या माना गया, कब्रिस्तान माना गया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो पीलिया को कहा जाता है, स्प्लेन को कहा जाता है ब्लड बैंक। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो पीलिया को कहा जाता है, स्प्लेन को ब्लड बैंक कहा जाता है, कब्रिस्तान पीलिया यकृत को कहा जाता है। यहाँ इनका विघटन होता है, क्योंकि इनका जो जीवन काल है, आरबीसी का जो जीवन काल है, वो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो जीवन काल 90 दिन से 120 दिन के करीब होता है।
90 दिन से 120 दिन के करीब माना जाता है किसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 90 दिन से 120 दिन के मध्य माना जाता है आपके। तो इसका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। ब्लड बैंक पीलिया को कहा जाता है आपके, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं हम लोग, तो पीलिया को कहा जाता है। अब इसमें जो आरबीसी है, इस आरबीसी में आप लोग देखोगे तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या उपस्थित होगा आपके, तो इस आरबीसी के अंदर आपकी जो आरबीसी है, इस आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एच भी बोलते हैं जिसको आप, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, इस हीमोग्लोबिन की यदि देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है एक वयस्क मनुष्य में, तो औसतन हीमोग्लोबिन कितना होगा, तो औसतन हीमोग्लोबिन पाया जाता है 11.5 से लेकर के 16 ग्राम पर 100 डाल के करीब पाया जाता है आपके। और यदि आपसे पुरुष में है, मतलब मेल में पूछा जाए कि मेल में कितना पाया जाता है, तो लगभग ये कितना होता है, 13 से 16 ग्राम के करीब होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि फीमेल में कितना पाया जाता है, तो लगभग 11.5 से लेकर के 13 ग्राम के करीब होता है फीमेल में आपकी हीमोग्लोबिन है। जो लगभग औसतन कितना होता है, 11.5 से 16 ग्राम के करीब होता है आपके। मेल में 13 से 16 ग्राम के करीब होता है, और फीमेल में 11.5 से 13 ग्राम के करीब पाया जाता है आपके। ये हीमोग्लोबिन की स्थिति होती है। हीमोग्लोबिन में एक लोहा तत्व पाया जाता है। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक लोहा तत्व पाया जाता है। लोहा तत्व किस रूप में होता है, Fe+2 के रूप में, फेरस रूप में होता है Fe+2, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेरस आयन कहते हैं। Fe+2 के रूप में होता है लोहा तत्व इसमें, और इसी के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। एक तरह से ऐसा कह सकते हो आप कि वैसे तो हम लोग कहते हैं कि आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन मेन रूप है आयरन या फेरस आयन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है आपकी। इससे क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है। इस तरह की स्थिति रहती है कि आपके एक जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस आयन पाए जाते हैं, और एक जो फेरस आयन है इससे एक ऑक्सीजन जुड़ती है। कितनी जुड़ती है आपके, एक ऑक्सीजन जुड़ती है। इसलिए एक हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ेंगी, तो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगी, ऑक्सीजन जुड़ती है। ये जो रक्त के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, इसको कहा जाता है रक्त का ऑक्सीकरण। रक्त का क्या कहा जाएगा, रक्त का ऑक्सीकरण। रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो आपको ध्यान रखना है, रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होगा, फेफड़े, और फेफड़ों में भी किस में, वायु कूपिकाओं में, फेफड़े में, और फेफड़ों में भी किन में होगा, वायु कूपिकाओं में होगा, फेफड़ों में भी वायु कूपिकाओं में होगा। ये हीमोग्लोबिन है, इससे ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बन गया आपकी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा, तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो होता है आपके चटकीला लाल। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा मित्रों, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग होता है चटकीला लाल। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग चटकीला लाल होता है मित्रों। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा, चटकीला लाल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग। तो इस तरह से आपके इससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सीकरण हो जाता है फेफड़ों में आपके। शुद्धिकरण किडनी में होगा, ध्यान रखना, रक्त का ऑक्सीकरण होता है वो फेफड़ों में होता है आपकी। अब बात आती है कि जो विघटित होती है इसमें पीलिया और यकृत में, जब हीमोग्लोबिन विघटित होगा है हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन 2 उत्पादों में टूट जाता है। किस तरह से विघटित होगा उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। देखो, यदि उस विघटन को आप लोग देखोगे तो विघटित किस रूप में होगा, हीमोग्लोबिन है जो,
जो हीमोग्लोबिन है, यदि इसको देखा जाए कि जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी मृत अवस्था में कहाँ पहुँचेगी? यकृत, पीलिया में विघटित होगी। अब यकृत में ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन विघटित होकर के एक तो बनाता है बिलीरुबिन, एक तो क्या बनाता है? बिलीरुबिन, एक बनाता है आपकी बिलीवर्डिन। एक तो बिलीरुबिन बनाता है, एक क्या बनाता है? बिलीवर्डिन बनाता है। ये जो बिलीरुबिन है, इस बिलीरुबिन के कारण त्वचा का रंग पीला होता है, त्वचा का रंग पीला। तो यदि आपसे कहा जाए कि मनुष्य की त्वचा का रंग पीला किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होगा? आपकी बिलीरुबिन के कारण होगा। तो बिलीरुबिन के कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है मित्रों? पीला हो जाता है। तो त्वचा का रंग पीला किसके कारण होगा? बिलीरुबिन के कारण होगा, बिलीवर्डिन। ये जो बिलीवर्डिन है, ये दो उत्पाद बनाता है। एक तो बनाता है यूरोक्रोम और एक बनाता है स्टेरोबिलिन। स्टेरोबिलिन, यूरोक्रोम और स्टेरोबिलिन। इस यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होगा, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग। तो यदि आपसे कहा जाए मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। स्टेरोबिलिन की बात की जाए तो स्टेरोबिलिन के कारण क्या होता है? मल का भूरा रंग, मल का भूरा रंग होता है। तो स्टेरोबिलिन के कारण मल का भूरा रंग होता है मित्रों। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। बिलीरुबिन के कारण त्वचा का क्या होता है? पीला रंग होता है आपके। तो त्वचा का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। और वैसे त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य कौन सा वर्णक करता है? मेलेनिन वर्णक करता है। मेलेनिन वर्णक की जैसे ही मात्रा बढ़ेगी, सांवलापन या कालापन बढ़ता हुआ चला जाएगा आपके। तो पीला रंग त्वचा को बिलीरुबिन करता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। और मल का भूरा रंग किसके कारण होता है मित्रों? तो मल का भूरा रंग होता है स्टेरोबिलिन के कारण होता है, मल का भूरा रंग है आपके। तो ये इस तरह से हीमोग्लोबिन विभिन्न उत्पादों में टूट जाता है। यदि आप लोगों से कभी पूछा जाए कि ये जो मूत्र है, मूत्र में गंध, विशेष प्रकार की जो गंध आती है ताज़ा मूत्र में, वो किसके कारण आती है, तो आपके आंसर होगा यूरेनॉइड के कारण। मूत्र में जो गंध आती है वो यूरेनॉइड के कारण आती है, ध्यान रखना। लेकिन जो मूत्रालयों में गंध है, मूत्रालयों में गंध किसके कारण आती है, तो ध्यान रखना अमोनिया के कारण आती है। दोनों के अलग अलग आंसर हैं। जहाँ मूत्र त्यागा जाता है वहाँ पर जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है, लेकिन मूत्र में गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो यूरेनॉइड के कारण आती है। मल का भूरा रंग स्टेरोबिलिन के कारण होता है, लेकिन इस मल में एक तो होता है आपके इंडोल, मल में एक तो पाया जाता है इंडोल और एक होता है एस्केटोल। एस्केटोल, इंडोल और एस्केटोल के कारण मल में गंध आती है। मल में विशेष प्रकार की गंध आएगी, वो किसके कारण आएगी, तो मित्रों इंडोल और एस्केटोल के कारण आती है। मूत्र में विशेष प्रकार की गंध यूरेनॉइड के कारण, मूत्रालयों से जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है। ध्यान रखना यूरेनॉइड के कारण नहीं आती है। यहाँ स्टूडेंट फंस जाता है कई बार, तो इसको आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस तरह से विभिन्न, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन मिलता रहता है मित्रों, अक्सर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन मिलता रहता है मित्रों, इसलिए आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखना है आपके। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि जो आरबीसी है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी आरबीसी, यदि हम लोग बात करें कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है मित्रों, कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग सबसे छोटी आरबीसी होती है मित्रों, कस्तूरी मृग की। यदि आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो एम्फियोमा की होती है। एम्फियोमा की सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फियोमा की, और सबसे छोटी आरबीसी होती है मित्रों किसकी, कस्तूरी
मृग की होती है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की है, सबसे बड़ी आरबीसी लार्जेस्ट किसकी है, एम की यूमा की आरबीसी होती है मित्रों, सबसे बड़ी है आपके। इसके अलावा आप लोगों ने ऊंट और लामा ये दो का ध्यान रखना है कि ये दो ऐसे स्तनधारी हैं, ये ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी जो आरबीसी है, ये एक ऐसे स्तनधारी हैं कि इनकी जो आरबीसी है, ऊंट और लामा की जो आरबीसी है, इस आरबीसी में क्या होता है आपके केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित किस अवस्था में, वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में केंद्रक पाया जाता है। जबकि अन्य स्तनधारियों में देखा जाए तो वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि कारण है इसका, क्योंकि कोशिका के अन्य जो हैं, अन्य पदार्थ जब उसमें बढ़ते हैं तो केंद्रक पर दबाव बढ़ता है और केंद्रक क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, बहुत कम और एकदम अस्पष्ट हो जाता है, ऐसा लगता है केंद्रक नहीं है आपके। लेकिन इनमें स्पष्ट दिखाई देता है ऊंट और लामा। तो ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक शब्द आप लोगों को ध्यान रखना है, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया शब्द क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है आरबीसी की अधिकता होना, आरबीसी की अधिकता। आरबीसी की अधिकता को क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि पॉलीसाइथेमिया किसे कहते हैं, तो आरबीसी की अधिकता को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। एक होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है आपकी, तो एनीमिया क्या है आपकी, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी होना एनीमिया होता है। वैसे एनीमिया कहते हैं कि रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता का कमज़ोर होना एनीमिया है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है प्रॉपर रूप से रक्त, तो एनीमिया आरबीसी की कमी होना या रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की आपूर्ति का कमज़ोर होना एनीमिया कहलाता है आपके। पॉलीसाइथेमिया आरबीसी की अधिकता होना पॉलीसाइथेमिया है। तो इसका मतलब आरबीसी का जो मेन कार्य है, आरबीसी का मेन जो कार्य है वो कार्य क्या है आपके, तो आरबीसी का जो मेन काम है वो मित्रों मेन कार्य क्या है आरबीसी का, गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान। आरबीसी का मेन कार्य है मित्रों गैसों का आदान प्रदान करना। तो गैसों का आदान प्रदान करना किसका कार्य है आपके, आरबीसी का कार्य। O2 जुड़ती है, जाती है, CO2 बाहर आती है, इस तरह से गैसों के आदान प्रदान में मेन भूमिका रहती है किसकी, आरबीसी की आपकी। तो ये आपके आरबीसी थी, जो आप लोगों के लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरबीसी से मित्रों। इसी तरह से हम आगे भी चर्चा करेंगे मित्रों, जब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए मित्रों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।